नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आशा करती हूं आप सभी लोगों की होली बहुत अच्छे से बीती होगी, आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। अब इसी के साथ साथ हम लोग बैक टू वर्क होते हैं, यानी कि अब अपनी प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। और इसी के साथ आज की क्लास में मैं 2 दिनों की करंट अफेयर यानी कि 9 और 10 2 दिनों की करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप लोग। और जैसा कि उम्मीद कर रही हूँ आप लोग इस दौरान अपनी जो है प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सारी चीजें हैं आप उनका रिवीजन भी कर रहे होंगे। करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और करंट के साथ साथ अपने स्टैटिक्स पोर्शन को भी तैयार करते हुए चलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका और क्लास स्टार्ट करूंगी। उसके पहले कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की डेट में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया। देखिए अभी हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया गया है। कब किया गया है दोस्तों? तो ये ऑप्शन जो है डी, यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 8 मार्च को किया जाता है। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ जब भी हम डेज की बात करते हैं तो उसके साथ थीम की बात करते हैं। थीम है, उसका विषय क्या है और ये पूछा जाता है। अगर हम बात करें इस साल के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम की तो वो देखिए क्या है, इक्विटी को गले लगाएं, यानी कि समानता, एम्ब्रेस इक्विटी, ठीक है। महिला दिवस की अगर हम लोग दोस्तों बात करें, देखिए यूनाइटेड नेशन जब से फॉर्म हुआ तो उसने हमेशा कोशिश की कि विश्व में जो है महिला और पुरुषों को एक समान नजर से देखा जाए, उनके बीच समानता होनी चाहिए। इसके लिए जो है यूनाइटेड नेशन ने 1945 में एक चार्टर जारी किया था। और ध्यान रखिएगा ये जो चार्टर है, ठीक है, कौन सा, ये चार्टर जो था महिला और पुरुषों के बीच समानता के सिद्धांत की पुष्टि करने वाला ये पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, ठीक है। और अगर हम बात करें इसी प्रयास में आगे जाकर के यूनाइटेड नेशन ने जो है विश्व स्तर पर महिलाओं के एक तरीके से समानता के लिए, उनके अधिकारों के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए 1975 में ये निर्णय लिया कि भाई हर साल बनाया जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और इसी को ध्यान में रखते हुए आगे जाकर के यानी कि 2 साल के बाद 1977 में जो है यह निर्णय लिया गया कि हर साल 8 मार्च को क्या मनाया जाएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था, 1977 में मनाया गया था। देखिए यहाँ पे कुछ और भी जो है डेट है जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में थे, जैसे कि 7 मार्च 2023 की बात करें तो इस साल जो है 5वां जन औषधि दिवस मनाया गया। और इस साल की जो जन औषधि दिवस की थीम की बात किया जाए दोस्तों, विषय की, तो जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी, ये जो है इसकी थीम थी। वही बात करें 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी मनाया गया, ठीक है। और थीम क्या, विषय क्या था, हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान है। तो ये क्या था दोस्तों, हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान, ये किसका विषय है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का था। तो ये कुछ अन्य भी जो है तिथि थी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी और अभी हाल फिलहाल में चर्चा में थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीजेक्स 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया। देखिए ये पहला अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच, ऐसा नहीं भारत और फ्रांस के बीच और भी अभ्यास हुए। ये जो फ्रिंजेक्स नाम का, ये जो है फ्रिजेक्स नाम का ये पहला अभ्यास हुआ है जो कि भारत और फ्रांस के संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ है। और ये अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है केरल में, ठीक है, केरल में आयोजित किया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो भारतीय थल सेना, ध्यान रखिएगा, और जो फ्रांसीसी सेना है उनके बीच में ये पहला सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है फ्रीजेक्स 2023। ध्यान रखिएगा फ्रीजेक्स नाम का पहला ये अभ्यास है, ठीक है। और इसका जो आयोजन किया गया है दोस्तों ये 7 से लेकर के 8 मार्च के बीच में किया गया। कहाँ किया गया है, तो केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहां पे एक मिलिट्री स्टेशन है जिसका नाम है बैगोन मिलिट्री स्टेशन, वहां पे इसका आयोजन किया गया। तो देखिए ये स्टार क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली बार जो है फ्रीजेक्स का आयोजन किया जा रहा है भारत और इंडिया के बीच में, केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा ये पहली बार है जब दोनों देशों की सेनाएं इस प्रारूप में तिरुवनंतपुरम स्थित भारतीय सेना के सैनिकों और फ्रांस की 6वीं लाइट आर्म्ड ब्रिगेड के
एक एक कंपनी समूह के प्रत्येक दल के साथ क्या हुई है, शामिल हुई है। ठीक है, इस अभ्यास के उद्देश्य की बात किया जाए दोस्तों, तो इस अभ्यास का बेसिकली उद्देश्य ये था, जो दोनों देशों की सेनाएं हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का एक तरीके से सामरिक उद्देश्य रहा है। सामरिक स्तर पे जो दोनों देश की सेनाएं हैं, यानी कि भारत और फ्रांस की, उनके बीच में क्या करना, अंतर संचालन, उनके बीच में समन्वय, और साथ ही साथ वो एक दूसरे के बीच में सहयोग को बढ़ाना, सहयोगात्मक चीजों को आगे करना, यही इस जो है अभ्यास का उद्देश्य रहा है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रीजेक्स 2023 जो हुआ है वो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, पहली बार हुआ है। स्टेटमेंट में अगर मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होंगे तो उसमें ये भी स्टेटमेंट डाल देगा कि ये दूसरा संस्करण था, ये तीसरा संस्करण था। ध्यान रखिएगा, पहला ये संस्करण था। कहां पे किया गया था, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के वैगोंड मिलिट्री बेस में किया गया था। ठीक है, ये चीज। चलिए अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत और फ्रांस के बीच में और कौन कौन सी नौसेनाओं का, माफ करेगा, कौन कौन से जो है अभ्यास होते हैं। अभी बताइए, जनवरी में भी भारत और फ्रांस की जो है नौसेना के बीच में अभ्यास हुआ, उसका नाम बताइए। पिछले वर्ष भी जो अभ्यास हुए उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय साहित्य में ख्याति के लिए वर्ष 2023 का नाबोकॉव अवार्ड प्रदान किया गया है। नाबोकॉव अवार्ड जो दिया गया है ये अंतरराष्ट्रीय साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। 2023 का किसे दिया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये साहित्यकार है विनोद कुमार शुक्ल, और इन्होंने जो साहित्य के क्षेत्र में योगदान दिया है उस योगदान को मान्यता देने के लिए जो पैन अमेरिका है, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय साहित्य में ख्याति के लिए क्या दिया है, कौन सा अवार्ड दोस्तों, नाबोकॉव अवार्ड। किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है पैन अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी जो कार्यों की, तो ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए इस अवार्ड की बात किया जाए, ठीक है, जो कि पैन अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। तो जिन लोगों ने जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिन्होंने जो है साहित्य के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल की है उनको ये दिया जाता है न, जिसको हम कहते हैं पेन या फिर नाबोकॉव पुरस्कार। ठीक है, ये दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये जीवित साहित्यकार को दिया जाता है जो है, और कार्य क्या होता है, जिसका कार्य जो है साहित्य के माध्यम से मौलिकता को, उत्कृष्टता, शिल्प कौशल को जो है बढ़ावा देने के क्षेत्र में जिन्होंने कार्य किया हो। ठीक है, अगर हम बात करें इनके बारे में, जो जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल जी को, तो इनकी देखा जाए इनकी विशिष्ट भाषाई शैली और भावनात्मक गहराई के लिए ये जो है 1999 में एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम है दीवार में एक खिड़की रहती है। इसके लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो है बुक्स एंड ऑथर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो जरूर पूछ दिया जाता है। इनके साहित्य का नाम दे देगा कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये इसके जो है कौन है, किसके द्वारा ये लिखा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल जी को। इनके और भी हम उल्लेखनीय कृतियों की बात करें तो 1979 में इन्होंने लिखा था नौकर की कमीज, और एक कविता संग्रह, इनकी जो कविता संग्रह जिसका नाम है सब कुछ होना बचा रहेगा। ठीक है, ये 1992 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है, दीवार में एक खिड़की रहती है इसके लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनका आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर लगाया गया है। तो ये बैम्बू क्रैश बैरियर है जो कि 200 मीटर लंबा है, ये दुनिया का पहला, ठीक है, बैम्बू क्रैश बैरियर है जो बांस का बना हुआ बैरियर है। कहां पे लगाया गया है दोस्तों, तो ये लगाया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं हम। तो देखिए ये बैरियर है जो कि बांस का बना हुआ है, और ये ध्यान रखिएगा ये कहाँ लगाया गया दोस्तों, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहा, तो महाराष्ट्र का एक जिला है चंद्रपुर और दूसरा जिला है यवतमाल। उन्हीं के बीच में, इन्हीं दो है जिलों को जोड़ने के लिए ध्यान रखिएगा जोड़ने वाली वाड़ी वरोड़ा राजमार्ग पर जो एक राजमार्ग है जिसका नाम है वाड़ी वरोड़ा, और ये दो जिलों को महाराष्ट्र की जोड़ती है, चंद्रपुर और यवतमाल को। ठीक है, और इन्हीं जो है राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर लगाया गया। ठीक है, तो ये बैरियर है जो कि किसका बना है, बंबू का बना हुआ है। ठीक है, बांस का बना हुआ है, और इसको ऐसे ही नहीं लगा दिया गया है भाई, इस पे बहुत सारे शोध किए गए, बहुत सारे इसका परीक्षण किया गया है। ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाहुबली। ठीक है, नाम रखे क्या है, बाहुबली। आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का जो पहला 200 मीटर बांस बैरियर, बांस क्रैश बैरियर जो कि महाराष्ट्र में लगाया गया है उसका नाम क्या है, तो बाहुबली है। और ध्यान रखिएगा ये जो है बंबू क्रैश बैरियर, ये जितनी बहुत सारी जो है सरकारी संस्थाएं हैं उनमें इसका प्रशिक्षण किया गया, ये उसमें सफल रहा।
इतना ही नहीं, फायर जो रेटिंग टेस्ट हुआ था उसमें भी इसको क्लास 1 का दर्जा दिया गया और इसे जो है मान्यता दी गई है किसके द्वारा दोस्तों, भारतीय सड़क कांग्रेस के द्वारा इसको मान्यता दी गई है। अब एक आपको यहाँ पे देखिए संस्था का नाम पता चला, भारतीय सड़क कांग्रेस। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी ध्यान रखते हैं कि भारतीय सड़क कांग्रेस क्या है। तो ये इंडियन रोड कांग्रेस जो है ये देश में जो हाईवे इंजीनियर्स की एक जो है संस्था है। इसकी स्थापना की दोस्तों बात किया जाए तो 1934 में भारतीय सड़क समिति की एक समिति बनी थी जिसका नाम था भारतीय सड़क विकास समिति। उसी के सिफारिशों पे जो है आईआरसी की जो है स्थापना की गई थी। और इसे ध्यान रखिएगा, जो भारत में सड़क विकास के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्थापित जयकर समिति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो समिति थी ये जयकर समिति थी जो कि 1927 में बनी थी और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर आईआरसी का इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना 1934 में हुआ था। तो ये जो संस्था है जो कि एक शीर्ष संस्था है हाईवे इंजीनियरों की, तो ये चर्चा में है दोस्तों। तो ये जो है ऐसी संस्थाओं के बारे में जरूर पूछा जा सकता है। और चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बास क्रश बैरियर है जिसको मान्यता दी गई है आईआरसी के द्वारा। तो ये संस्था और ये दोनों चीजें जो बहुत ही अपने आप में एग्जाम्पल जो है ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि हाल ही में किस राज्य में अटुक्कल पोंगल उत्सव मनाया गया। अटुक्कल पोंगल, पोंगल एक डिश होती है जो उस उत्सव के दौरान बनाई जाती है। तो जिन्हें ये देखिए फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये केरल में मनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बारे में, ठीक है, तो ये केरल की जो राजधानी है जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में ध्यान रखिएगा ये अटुक्कल भगवती मंदिर में अटुक्कल पोंगल जो है आयोजन किया गया। तो ये जो फेस्टिवल है वो तिरुवनंतपुरम में यानी कि केरल की जो राजधानी है वहां पे इसका आयोजन किया गया। इस अवसर पर ध्यान रखिएगा, इस अवसर पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही हैं जो है इसमें भाग लेती हैं। हजारों महिला श्रद्धालुओं ने जो है इस भगवती को, माँ भगवती को पोंगल अर्पित किया। तो ये जो माँ भगवती मंदिर है, माता भगवती को एक तरीके से पूजा की जाती है और उनको एक पोंगल नाम का एक जो है डिश होता है वो क्या किया जाता है, परोसा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अटुक्कल पोंगल की बात करें तो उत्सव को दुनिया में महिलाओं के सबसे बड़े धार्मिक जमावड़े के रूप में गिना जाता है। इतना ही नहीं, इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम शामिल है क्योंकि एक बार लाखों की संख्याओं में जो है इसमें जो है ये इस पर्व में, इस महोत्सव में महिलाएं शामिल हुई थी जिसके कारण से ये पर्व गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में जो है ये शामिल किया गया है। अगर इसके बारे में देखें तो देखिए मिट्टी या धातु के जो बर्तन होते हैं उनमें क्या किया जाता है, एक पकवान है जिसका नाम है पोंगल, उसको बनाया जाता है। पोंगल जैसे कि कसा हुआ नारियल होता है, चावल होता है और ये गुड़ का मिश्रण होता है और इसी पकवान को जो है माता भगवती को चढ़ाया जाता है। तो इसको पकाने के लिए तिरुवनंतपुरम में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट बिक्री स्टोव जो है वो स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस त्योहार को किस नाम से जाना जाता है, महिला सबरीमाला के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और पोंगला बनाना इस मंदिर के वार्षिक उत्सव में से एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। ठीक है, इसमें बात किया जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं जो है वो भाग लेती हैं इस उत्सव में। तो देखिए यहां से भी एक स्टेटमेंट बन सकता है कि इस उत्सव में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ जो है महिलाएं ही हैं जो इसमें भाग लेती हैं। और पोंगल क्या है, एक तरीके का पकवान है जो कि कसा हुआ नारियल, चावल और गुड़ का मिश्रण होता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई अटुक्कल पोंगल किस राज्य से संबंधित महोत्सव है, ये है केरल का। और ध्यान रखिएगा एक तरफ आपको उत्सव और एक तरफ स्टेट दिया जा सकता है और मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है। तो उत्सव से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो जितने भी अभी तक आप लोगों ने उत्सव पढ़े हैं, महोत्सव पढ़े हैं, फेस्टिव पढ़े हैं, उनको एक पेज पे लिख लीजिए, स्टेट वाइज लिख लीजिए कि एक स्टेट में कौन कौन से मनाया जाता है। उनको थोड़ा सा धीरे धीरे कभी कभी रिविजन करते रहा करिए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे दोस्तों हम अगले प्रश्न की। वर्ष 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का क्या नाम है जिन्हें बेलारूस में मार्च 2023 में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। देखिए पिछले साल का जो नोबेल पुरस्कार है, शांति पुरस्कार क्षेत्र में जिन्होंने जो है अवार्ड मिला था उनको अभी बेलारूस के कोर्ट ने 10 साल की सजा दी है। उनका नाम क्या है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, एलेस, ठीक है, एलेस बियालास्की। ठीक है, आइए इनके बारे में बात करते हैं। देखिए इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ये एक तरीके से बेलारूस में मानवाधिकारों के प्रमुख रक्षक माने जाते हैं और कहा जाता है कि जो इन्होंने मानवाधिकार के कार्य में क्षेत्र में जो कार्य किया इसके लिए इनको वर्ष 2022 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। लेकिन किन्हीं कारणों से जो है इन्हें जो है एलेस बियालास्की को बात करें तो बेलारूस की जो कोर्ट है
और वहां पे जो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है वहां पे इनको 10 साल की जो है कैद सुनाई गई है, जेल की सजा सुनाई गई है। कारण क्या है भाई? तो इन्हें ये जो सजा दी गई है दोस्तों, ये माना जा रहा है कि ये वहां पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो लोग होते हैं या फिर एक तरीके से सरकार के खिलाफ जाकर के लोक व्यवस्था को बिगाड़ने का इन्होंने क्या किया है, कार्य किया है, या ऐसी गतिविधियों में जो है एक तरीके से इन्वॉल्व रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो लोक व्यवस्था बिगाड़ने वाली जो गतिविधियां हैं उनको करने में, उनका वित्त पोषण करने में, इतना ही नहीं तस्करी के भी मामले में इनके ऊपर दर्ज किए गए, जिस कारण से बेलारूस की कोर्ट ने इनको क्या किया, 10 साल की सजा दी है। वेलालास्की की बात किया जाए, ठीक है, वेलास्की तो ये जो है व्यासना अधिकार मानवाधिकार समूह के ये संस्थापक रहे हैं। इनके साथ देखिए इनके 2 और भी जो है साथी थे, उनको भी सजा दी गई है। तो इनके साथ देखा जाए तो वेस्ना ह्यूमन राइट्स सेंटर्स के जो प्रतिनिधि हैं जिनका नाम है वेलेंटाई जो है स्टेफनोविच, और ध्यान रखिएगा अगले हैं जो व्लादिमीर ठीक है लावकोविच, इनको जो है क्रमशः 9 साल और 7 साल की सजा सुनाएगी। ठीक है, यहाँ पे बात करें एलिस वेलास्की की तो उनके बारे में और उनके जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ आरोप जो है व्यासना द्वारा राजनीतिक कैदियों को पैसे देने और कानूनी खर्चों का समर्थन करने से उपजा है। तो एक तरीके से जो सरकार के जो खिलाफ जो बात करते थे, एक तरीके से जो उनके अपोजिशन रहे होंगे, जो अपोजिट जो एक तरीके से जो उनके विरोध में बात करते होंगे सरकार के, उनके या फिर जो विरोधी विचारधारा रही होगी, उनको क्या कहा जा रहा है, माना जा रहा था कि इन्होंने जो है एक तरीके से उनको जो है आर्थिक सहायता दे करके बहुत सारी चीजें करके इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे, और इसके कारण से वहां की लोक व्यवस्था क्या हो रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी। तो इस कारण से वहां की कोर्ट ने इनको सजा दी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से भी इंपॉर्टेंट है। तो नोबेल पुरस्कार की वीडियो भी मैंने डाली है, तो जिन लोगों को नहीं देखा है नोबेल पुरस्कार जो मिला था 2022 का, उसका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, अच्छे से जाकर के देख लीजिए, आपको सारी चीजें अच्छे से पता जाए। क्योंकि अब देखिए फिर से ये पुनः किन्हीं कारणों से जो नोबेल पुरस्कार है वो चर्चा में आ गया है। तो चूंकि एक बार अवार्ड दिया गया और एक बार अवार्ड से संबंधित कोई व्यक्ति है जिसको सजा दी गई है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है। तो एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्न में से किस राज्य में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो किस राज्य में 23वां, ठीक है, राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन आयोजित किया गया है दोस्तों? तो ये देखिए ध्यान रखिएगा किया गया है गोवा में। ठीक है, गोवा में किया गया। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन है, ठीक है, यानी कि कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस है। इसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? गोवा में किया गया। ठीक है, ये जो आयोजन किया गया है दोस्तों, ये 5 दिनों तक चला था, यानी कि 5 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक आयोजित किया गया था। और इस आयोजन का जो उद्घाटन किया गया था वो गोवा के प्रेजेंट जो राज्यपाल है श्री PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें बात करें 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन में और भी कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थी, जैसे कि ये 5 दिनों तक चलने वाला जो सम्मेलन था, इसमें केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू और गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत भी इसमें शामिल थे। इसमें देखा जाए और भी देशों के अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया, जैसे कि 52 देशों के लगभग 500 प्रतिनिधि जो है इसमें भाग लिए। इस सम्मेलन के उद्देश्य की बात किया जाए दोस्तों, तो ये सम्मेलन एक तरीके से इस उद्देश्य से सुनिश्चित किया गया था, ये आयोजित किया गया था कि जो भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियां हैं उनको क्या किया जाए, उनको कम से कम किया जाए या फिर उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, यानी कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से, ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और ये भी किया गया था कि निर्णय लेते समय समाज के सबसे कमजोर वर्गों की या कमजोर लोगों की राय को भी ध्यान में रखा जाए, ठीक है, इस उद्देश्य से किया गया था। और अगर देखा जाए बहुत सारे अप्रासंगिक कानून थे जिनका अब वर्तमान में कोई इस्तेमाल नहीं था, कोई यूज नहीं था, सरकार ने ऐसे कानूनों को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। जैसे कि बहुत सारे ऐसे अप्रासंगिक या फिर पुरातन कानून थे जिनको निरस्त किया गया बड़ी तादाद में, और पिछले 8 वर्षों में देखा जाए तो लगभग 1486 ऐसे कानून निरस्त कर दिए गए, हटा दिए गए किताबों से, जो वर्तमान की स्थिति में कोई भी उनका महत्व नहीं है, अप्रासंगिक है, पुराने हैं, तो ऐसे कानूनों को सरकार ने हटा दिया। बेहतर है जितना ज्यादा ये कम से कम चीजें हो, स्पष्ट हो, वो ज्यादा बेहतर होती है, उससे आपकी कानून व्यवस्था जो लॉ जो मैनेजमेंट होता है ये काफी अच्छे से चलता है। ठीक है, तो सम्मेलन जो आयोजित किया गया है 23वां सम्मेलन था, राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन, जिसका आयोजन गोवा में किया गया। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की कि निम्न में से किस स्थान का बड़ा पाव, ठीक है, बड़ा पाव दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैंडविच की सूची में 13वें स्थान पे। तो बड़ा पाव किससे खाया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए भाई। ठीक है, बड़ा पाव बहुत फेमस है बड़ा पाव, और बहुत से लोगों को पता है कि भाई ये बड़ा पाव जो है मुंबई में मिलता है। तो जो लोग मुंबई में गए होंगे ना, स्पेशली बड़ा पाव खाए होंगे, तो मुंबई का ये बड़ा पाव है। और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो सैंडविच की कैटेगरी में ये आता है,
13वें स्थान इसको दिया गया है। ठीक है, मुंबई का ये प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट फूड है वड़ा पाव। और जितने भी शीर्ष जो है 50 सबसे रेटेड जो सैंडविच है उसमें वड़ा पाव ने 13वां स्थान हासिल किया है। ये जो रेट है ये जारी किया गया है, ये जो एक तरीके से सूची है जारी की गई एटलस है जिसका नाम है टेस्ट एटलस, उसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। और ध्यान रखिएगा एक ये क्या है जो कि ये क्रोएशियाई, ठीक है, क्रोएशियाई आधारित खाद्य यात्रा गाइडेड वेबसाइट है, इसके द्वारा जो है ये जारी किया गया है। सबसे जो है ऊपर सूची में कौन है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा तुर्की का एक सैंडविच है जिसका नाम है मकबरा सैंडविच, उसको जो है टॉप लिस्ट में रखा गया, यानी कि फर्स्ट रैंक पे है ये। दूसरे नंबर पे देखिए पेरू जो कंट्री है वहां का एक सैंडविच है जिसका नाम है बूटी फारा सैंडविच। और वहीं देखा जाए तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना का डी लोमो सैंडविच जो है ये क्या है, इसको तीसरा स्थान दिया गया है। तो हमारे देश का, ठीक है, यानी कि वड़ा पाव जो कि मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड है और इसको जो है 13वां स्थान मिला है। ठीक है, वड़ा पाव की दोस्तों बात किया जाए तो स्ट्रीट फूड है, इसकी शुरुआत देखिए अशोक वैद थे, उनके द्वारा एज ए स्ट्रीट वेंडर से हुई थी। ठीक है, एक स्ट्रीट वेंडर थे जो गलियों में, वेंडर्स क्या होता सामान बेचने वाले, तो ये गली में सामान बेचते थे और इन्हीं के द्वारा जो है अशोक के द्वारा जो है इनके द्वारा शुरू किया गया था। किस दशक में दोस्तों, तो इन्होंने सबसे पहले 1960 के 70 के दशक में दादर रेलवे स्टेशन के पास जो ये काम करते थे इन्हीं के द्वारा इस सैंडविच को बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेगा, ये एक स्ट्रीट फूड है, 13वां स्थान हासिल है। पहला स्थान तुर्की का जो है मकबरा सैंडविच उसको हासिल है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्यम दूरी से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किस जहाज से किया गया, किस जहाज से किया गया दोस्तों, तो ये किया गया है, ध्यान रखिएगा, आईएनएस विशाखापट्टनम। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, करेक्ट आंसर इस डी है, आईएनएस विशाखापट्टनम के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये भारतीय नौसेना की जहाज है जिसका नाम है आईएनएस विशाखापट्टनम, जिसकी स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं और यहाँ पे देखिए रेंज है जो कि एक मिसाइल है जिसको फायर किया जा रहा है। तो इसी आईएनएस विशाखापट्टनम से जो है मध्यम दूरी से, ठीक है, सतह से हवा में मार करने वाली, ये देखिए फुल फॉर्म भी ध्यान रखेगा, ठीक है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, और इसको जो है आईएनएस विशाखापट्टनम से सफलतापूर्वक क्या किया गया है, इसका जो है परीक्षण किया गया है। अगर हम इस मिसाइल की बात करें तो ये मिसाइल देखिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सुअरीज ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है। ठीक है, कौन सा संयुक्त रूप से ये मिसाइल को विकसित किया गया है और इसे तैयार किया गया था कहां पे, भारत डायनामिक्स लिमिटेड में जो है इसको तैयार किया गया था। वहीं पे हम बात कर ले थोड़ा सा आईएनएस विशाखापट्टनम को कि इसको जो है कब कमीशन किया गया था नेवी में, तो ये 21 नवंबर 2021 को जो है इसको कमीशन किया गया था। बात कर लेते हैं डीआरडीओ के बारे में, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1958 में हुई थी और 1 जनवरी को हुई थी इसका, इसलिए हम लोग डीआरडीओ का स्थापना दिवस जो मनाते हैं वो 1 जनवरी को मनाते हैं। वर्तमान में इनके अध्यक्ष की बात किया जाए तो समीर वी कामत जो है वो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स था और साथ ही साथ डीआरडीओ से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन थी जो इंपॉर्टेंट थी। अब बात करेंगे दोस्तों आज के लास्ट एमसीक्यू की कि नेफ्यू रियो ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। जैसा कि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में जो है इलेक्शन हुए 3 राज्यों में, जिसमें से नागालैंड के जो है मुख्यमंत्री फिर से बने हैं कौन दोस्तों, नेफ्यू रियो। ये 5वां कार्यकाल के लिए बनाए गए हैं। तो नागालैंड के जो राजधानी है दोस्तों कोहिमा, कोहिमा में इन्होंने देखा जाए जो वर्तमान वहां के जो जीते हैं यहाँ पे नेफ्यू रियो, इनको जो है 5वें कार्यकाल के लिए नागालैंड का क्या बनाया गया है, मुख्यमंत्री। तो ये 5वें कार्यकाल के लिए है। विधानसभा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है 60 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीपीपी बीजेपी, तो देखिए 2 पार्टियां, एक एनडीपीपी और दूसरा देखा जाए बीजेपी, इन दोनों के गठबंधन से जो है ये प्रचंड बहुमत इन लोगों ने हासिल किया है नागालैंड में। कितना, 37 सीटें। तो 7 में से मतलब 60 में से 37 सीटें जो है इन 2 पार्टियों ने, एनडीपीपी और बीजेपी, और गठबंधन ने, इन्होंने जो एक गठबंधन की पार्टी थी जो कि प्रचंड बहुमत हासिल करा और इसी के साथ साथ नेफ्यू रियो को जो है पुनः नागालैंड का मुख्यमंत्री बनाया गया और ये 5वीं बार वहां के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन ने नागालैंड में लगातार क्या किया, दूसरी बार ये सरकार बनाई जा रही। इसके पहले जब नेफ्यू रियो थे पहले भी थे, लेकिन गठबंधन वाली सरकार ये दूसरी बार, इसके पहले भी वहां पे यही सरकार थी गठबंधन वाली, अच्छा कार्य की, तभी तो वहां की जनता ने वोट किया। तो यहाँ पे एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन ने देखा जाए दूसरी बार वो सरकार बना रहे हैं। और यहाँ पे हम बात करें नेफ्यू रियो की तो ये देखिए इनको 5वां कार्यकाल जो है मिला है एज अ मुख्यमंत्री। और ध्यान रखेगा ये सबसे लंबे समय तक जो है मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नेता भी हो गए नागालैंड के। ठीक है,
नेफ्यूरियो, इसी के साथ इन्होंने रिकॉर्ड ये भी बनाया। तो ये था दोस्तों हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे दोस्तों किसकी, फैक्ट्स ऑफ द डे की। चलिए, आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है, क्या नाम है दोस्तों, शशिधर जगदीशन। तो शशिधर जगदीशन जिनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है, ये किस बैंक के महानिदेशक है, प्रबंध निदेशक है HDFC बैंक के। अगला हमारा फैक्ट है कि केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया, किसे किया है, श्री जिष्णु बरुआ को जो है ये केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है, राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की, किस राज्य सरकार ने, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनकी खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क क्या करेंगे, माफ करेंगे। और इससे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद बढ़ेगी तो प्रदूषण कम होगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के धुएं से बचेंगे, है ना। तो उसको एक तरीके से खरीद को बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए लोगों को ये जो है टैक्स वगैरह की माफ करने की घोषणा की गई है। वही बात करें, उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों, कहां पे किया गया, आगरा में किया गया है। और विश्व टेनिस दिवस जो है मनाया गया, वो 6 मार्च को मनाया गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर समेत। जैसा कि कल हम लोग की क्लास ऑफ थी होली की वजह से, तो आज जैसा कि सारी चीजें ठीक है। और चलिए इसी तरह करंट अफेयर रेगुलर फॉलो करिए, कोशिश करिए शेयर करने की, वीडियो को लाइक कराइए, ठीक है, लाइक्स बढ़ाइए, कमेंट करिए, जो क्वेश्चंस पूछती हूँ उसका आंसर करिए। बाकी डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।